मार्च 1912 को बिहार और उड़ीसा बंगाल से निकाल के एक अलग प्रांत बना था। उस समय ये मतलब आजकल जिसको कहते हैं पूर्ण राज्य नहीं था, गवर्नर्स स्टेट उस समय कहते थे, वो नहीं था। उस समय ये एक लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंडर में स्टेट बनाया गया था 1912 में। और पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर जॉन स्टुअर्ट बेली थे, जिनके नाम पे बेली रोड आज तक चलता है। 1920 में आके इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। बिहार और उड़ीसा लेकिन संयुक्त था। और फिर इसको गवर्नर्स स्टेट बनाया गया, जिसमें लॉर्ड एसपी सिन्हा, लॉर्ड सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, वो पहले हमारे गवर्नर थे। धीरे धीरे हम उनको भूलते जा रहे हैं। और लॉर्ड सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा अपने देश के इतने बड़े मतलब ख्याति प्राप्त इलस्ट्रियस पर्सनालिटी थे कि वो समझिए पहले इंडियन थे जो उस वक्त ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर बने थे। तो उस ख्याल से वो काफ़ी एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व, तो हम लोग के पहले गवर्नर 1920 में नियुक्त हुए थे। तो 7 फरवरी का प्रसंग या इसकी प्रासंगिकता ये है कि इसके पीछे जो मुख्य भवन है जिसमें हम लोग बैठ के सदन की कार्रवाई चलाते हैं, उसका उद्घाटन, उसकी शुरुआत, उस बिल्डिंग का काम करना शुरू हुआ था 7 फरवरी 1921 को। और लॉर्ड सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा ने पहला भाषण उस सदन में दिया था। तो लगा कि कम से कम एक तिथि जो बिहार और उड़ीसा पूर्ण प्रदेश बना, उसके बाद एक तिथि जिसमें कम से कम विधानसभा अपने भवन में शुरू हुई, तो हमको लगा कुछ प्रासंगिकता बनती है और एक तिथि की तलाश थी। तो हम लोगों ने इसकी शुरुआत की है। और मैं माननीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने इस परंपरा को कायम रखा है। और एक तिथि जरूर होनी चाहिए। और स्थापना दिवस मनाने का अर्थ क्या होता है कि इतिहास, अभी हमने कहा कि जो आज हम लोग करते हैं, अखबार में सुर्खी में छपते हैं, वही कल पूर्व हो जाते हैं और इतिहास बन जाते हैं। तो अगर लोग इतिहास को याद नहीं करने की आदत डाल के अभी से एक रास्ता बना के रखिएगा, तो कल हमको आपको भी कौन याद करेगा। अगर ये परंपरा नहीं चला के रखिएगा, तो एक तो परंपरा बननी चाहिए। और इतिहास तो ऐसा होता है कि इतिहास भूगोल को भी प्रभावित करता है, हमेशा याद रखिए। ये आप सोचिए इतिहास कि ये जिस सदन में हम लोग बैठते हैं, जब 1921 में शुरुआत हुई थी, तो इसी सदन में जो उड़ीसा का, जो चाहे आप कटक ले लीजिए, भुवनेश्वर ले लीजिए, पुरी, जगन्नाथपुरी, उस इलाके के प्रतिनिधि भी इस सदन में बैठे हुए हैं 1921 से 1936 में, जब तक उड़ीसा अलग प्रदेश नहीं बन गया। तो ये उसके बाद इतिहास का चक्र घूमता है तो भूगोल बदल जाता है। फिर उड़ीसा अलग हो गया, फिर झारखंड अलग हो गया। लेकिन ये जो हमारे विधानसभा की दीवारें हैं, ये उस समय से लेके अभी तक के सारे इतिहास के साक्षी के रूप में यहाँ मौजूद हैं। इसलिए आज के दिन को जानना, याद करना बहुत ज़रूरी होता है कि हम लोगों ने इस दिन, इसमें आप सोचिए कि 100 कितने दिन हो गए, लगभग 100 साल, 105 साल हो गए जब इसकी शुरुआत हुई होगी, जिसमें आज हम लोग बैठते हैं। और उसमें कहाँ कहाँ के प्रतिनिधि आके बैठते थे। तो इसलिए इस दिन की एक अहमियत है, खासियत है। और मैं अध्यक्ष जी को मुबारकबाद देता हूँ कि आज के लिए इन्होंने एक मुद्दा भी तय कर दिया है, सशक्त विधायक, सशक्त लोकतंत्र,
सही बात है कि लोकतंत्र की तो आत्मा ही विधायक हों, सांसद हों, जनप्रतिनिधि जितने हैं वही तो लोकतंत्र की आत्मा है। हमारे ही आपके चरित्र से लोकतंत्र मजबूत होता है, क्योंकि लोकतंत्र की खासियत यही है कि इसमें सार्वभौमिकता जो होती है वो जनता में निवास करती है, सोवरेनिटी, और हम आप जनता के प्रतिनिधि के रूप में उसकी तरफ से उस अधिकार का उपयोग करते हैं। और अपने यहाँ का तो तंत्र जो है, हम लोगों ने जो संसदीय प्रणाली अपनाई है, जो मैंने एक तरह से कहिए कि जो अंग्रेज ब्रिटिश सिस्टम है उससे हम लोगों ने जो लिया है, इसमें तो जो सेपरेशन ऑफ पावर कहते हैं, जो कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, इसके जो अधिकार बटे हुए हैं, उसका भी एक अनोखा मिश्रण है कि हमारे यहाँ शीर्ष कार्यपालिका जो होती है वो विधायिका से ही आती है। जैसे हम लोग विधायक भी हैं और कार्यपालिका के भी मतलब मंत्री हैं, जो कार्यपालिका में भी आते हैं, एग्जीक्यूटिव में भी आते हैं। तो अपने यहाँ के इस विशिष्ट सिस्टम में तो हम आप जैसे जनप्रतिनिधियों की भूमिका और भी ज़बरदस्त हो जाती है, क्योंकि जनता की अपेक्षाएं पर हम आप अगर सही नहीं उतरेंगे तो जनतंत्र मजबूती से काम नहीं करता है। और जो हमारे संविधान निर्माताओं का सपना या जो लक्ष्य है, जिस किस्म का भारतीय या बिहार का समाज बनाने का, वो पूरा नहीं होता है। इसलिए और सशक्त विधायक बनने का क्या मतलब है कि सबसे पहले तो जानकार विधायक बनना चाहिए। विधानसभा या जो सदन विधायी प्रक्रिया है सबको समझना चाहिए। अब ये जैसे बजट सत्र सबसे महत्वपूर्ण सत्र होता है, राज्यपाल महोदय ने आके अभिभाषण दिया है, दिन रात प्रश्न चलते हैं, ध्यानाकर्षण चलते हैं, ये सब जो होता है उसके पीछे भी एक बड़ी संवैधानिक व्यवस्था है। ये संवैधानिक पद्धति है, क्योंकि हमारा संविधान कार्यपालिका को, सरकार को विधायिका के प्रति जिम्मेदार बनाता है। जो गवर्नर साहब ने आके आपको संबोधित किया है, उन्होंने सरकार की मंशा नीतियों का जिक्र किया है। गवर्नर साहब कार्यपालिका के प्रधान हैं, उस हैसियत से उन्होंने विधायिका को आके बताया है, अपनी जिम्मेदारी जो अकाउंटेबिलिटी कहते हैं उसका निर्वहन किया। और आप उस पर विमर्श करते हैं, उसमें कमियां ढूंढते हैं, उसमें सुझाव देते हैं, दिन रात प्रश्न करते हैं, सरकार मंत्री को कटघरे में खड़ा करते हैं। यही तो अकाउंटेबिलिटी होती है, यही तो उत्तरदायित्व है। जब मंत्री आप पूछते हैं, विधायिका पूछती है और समूची सरकार खड़े होकर जवाब देती है। इसलिए साथियों, वो बहुत बात आगे चली जाएगी और हमारे माननीय नेता लोग आए हुए हैं, जानकार लोग आए हुए हैं, हम उनसे सुनेंगे। और अंत में मैं सिर्फ इस अवसर का फ़ायदा एक मन की बात हमारे अध्यक्ष या किरण रिजिजू जी हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी और लोकसभा अध्यक्ष जी, मैं आपसे विशेष रूप से मुखातिब हूँ। अध्यक्ष महोदय, एक विशेष गुजारिश है और किरण जी से भी, कि संविधान जिसका हम लोग जिसकी कसम खाते हैं, जिसके सब अक्षर सह पालन करने का हम लोग वादा करते हैं, उसमें अपने विधायिका से संबंधित, आपके संसद से भी संबंधित और राज्य के विधानमंडलों से भी संबंधित है एक प्रावधान, अनुच्छेद ऐसा है जिसका आज के समय में कोई मतलब वो अप्रासंगिक या असामयिक कह सकते हैं कि हो गया है। जैसे 104 आर्टिकल 104 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, वो मैं सुलभ संदर्भ के लिए सिर्फ पढ़ देता हूँ, आप उस पर समझिएगा कि यदि संसद के किसी सदन में कोई व्यक्ति
अनुच्छेद 99 की अपेक्षाओं का अनुपालन करने से पहले, 99 है शपथ ग्रहण वाला, जो शपथ जो आप सदन में दिलाते हैं, या वह जानते हुए कि मैं उसकी सदस्यता के लिए अर्हित नहीं हूं या निर्रहित कर दिया गया हो, या संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों द्वारा ऐसा करने से प्रतिसिद्ध कर दिया गया हूं, सदस्य के रूप में बैठता है, मतलब सदस्य के रूप में जो सदस्य नहीं है वो बैठता है या मत देता है, तो वह प्रत्येक दिन के लिए जब वह इस प्रकार से बैठता है या मत देता है तो 500 रुपये की शास्ति का भागी होगा, जो संघ को देय ऋण के रूप में वसूल किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, ये अकल्पनीय स्थिति है कि आपके संसद में या हमारे विधानसभा में कोई सदस्य घुस जाए, बैठ जाए, सदन की कार्रवाई में भाग ले, मत दे और उसकी सजा, उसमें भी संविधान में तो सजा, रुपए की सजा, इस सब का कहीं प्रावधान नहीं है। इसके लिए तो आईपीसी, सीआरपीसी, आजकल जो भारतीय न्याय संहिता, दंड संहिता आप लोगों ने बनाई है, ये तो उसमें प्रावधान होता है। अब संविधान में ऐसी बात की चर्चा, जो स्थिति ही नहीं आ संविधान में। महोदय, आपके तो सदन में खुद कंटेम्प्ट का पावर है, सदन की अवमानना हो सकती है, सदन का विशेषाधिकार का हनन हो सकता है, उससे भी नहीं तो सामान्य प्रक्रिया ट्रेसपासर्स की, अनाधिकार प्रवेश में उसको दंडित आप जेल भेज सकते हैं। तो 500 रुपये ये जुर्माना इसमें करके आप खुद जेल भेज सकते हैं। इसलिए महोदय, अगर देखिए ये अनावश्यक लगता है तो इसको डिलीट, निरसित करा देना चाहिए। और अंत में अध्यक्ष महोदय को और किरण रिजिजू जी को धन्यवाद देते हुए कि आपने विधानमंडल के निमंत्रण को स्वीकार किया है, और विशेष रूप से प्रेम बाबू को, जो हमारे अध्यक्ष हैं, इनके प्रति आभार प्रकट करते हुए कि आपने ये एक अच्छे कार्यक्रम का आयोजन किया है। मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग, बिहार सरकार, श्री विजय कुमार चौधरी जी का इस अवसर पर हम सभी को संबोधित करने के लिए और इस दिन की क्या खासियत है इसके बारे में भी अपने संबोधन में विचारों को रखने के लिए। और अब मैं बड़े ही सम्मान के साथ हमारे बीच माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार श्री विजय कुमार सिन्हा जी से सादर अनुरोध करती हूँ हम सभी को संबोधित करने के लिए। आज का जो विषय है सशक्त विधायक, सशक्त लोकतंत्र। आज बिहार विधानसभा स्थापना दिवस व्याख्यान कार्यक्रम सशक्त विधायक, सशक्त लोकतंत्र में उपस्थित लोकतंत्र के सबसे बड़ी मंदिर लोकसभा के माननीय अध्यक्ष परम आदरणीय श्री ओम बिरला जी, भारत सरकार के संसदीय कार्य तथा अल्पसंख्यक मामलों के माननीय केंद्रीय मंत्री परम आदरणीय श्री किरण रिजिजू जी, राज्यसभा के माननीय उपसभापति परम आदरणीय श्री हरिवंश बाबू, बिहार विधानसभा के माननीय अध्यक्ष बड़े भाई श्री प्रेम कुमार जी, बिहार विधान परिषद के माननीय सभापति श्री अवधेश नारायण सिंह जी, बिहार सभा के माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री विजय चौधरी जी, बिहार विधानसभा के माननीय उपाध्यक्ष श्री नरेंद्र नारायण यादव जी, यहाँ उपस्थित बिहार सरकार के सभी माननीय मंत्रीगण, दोनों सदनों के माननीय सदस्यगण, पदाधिकारीगण, प्रेस मीडिया के बंधुओं, यह सदन, ठीक संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि कई पुरानी स्मृतियों को ताज़ा भी करता है और भूत से वर्तमान के साथ भविष्य को संभालने का अवसर भी देता है। आज 243 माननीय विधायक में 91 नए विधायक आए हैं।
111 पुनः जो 17वीं विधानसभा में थे, जिस समय हमें विधानसभा अध्यक्ष के रूप में सेवा का अवसर मिला था, वह पुनः आए हैं और 41 लगातार पुनः सदन में आए हैं। आज ये विधानसभा के अंदर नीति और निर्णय से नतीजे तय होते हैं और नतीजों का सकारात्मक और सार्थक होना राज्य और राष्ट्र के विकास की दिशा को निर्धारित करता है। विधायिका किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में नीति और निर्णय की धुरी होती है, इसलिए सशक्त और समावेशी विधायिका समेकित और सर्वांगीण विकास का आधार भी होता है और प्रतिबिंब भी होता है। निश्चित रूप से सशक्त विधायिका ही सशक्त विधायिका के शिल्पकार भी होते हैं और जनता के बीच उसकी छवि के प्रतीक भी होते हैं। अध्यक्ष के तौर पर जब पहली बार सबसे कम उम्र का अध्यक्ष बनने का सौभाग्य मिला तो मन कई शंकाओं से भरा था। लग रहा था कि जिस आसन पर अभी तक हम लोग बड़े ही अनुभवी और बड़े ही बुजुर्ग अभिभावकों को देखते आए, कैसे हम चला पाएंगे। माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी के पास हमने दौड़े दौड़े गए और हमने कहा कि मन मेरा सशंकित है, कैसे हम समाधान करें। इन्होंने कहा कि 17वीं लोकसभा का मैं अध्यक्ष हूं और 17वीं विधानसभा के आप अध्यक्ष हैं और इनके मार्गनिर्देशन में आज कई इतिहास रचाया। अध्यक्ष के तौर पर मुझे 20 महीने लोकतंत्र के इस मंदिर की सेवा करने का अवसर मिला। यह अवधि मेरे लिए तो यादगार रहा ही, साथ ही मुझे इस बात का संतोष भी है कि इस दौर में विधानसभा के कई मामलों में उल्लेखनीय प्रगति भी हुई। गुणवत्ता में सुधार का वाहक लोकसभा अध्यक्ष जी के निर्देश पर बनने का अवसर भी मिला। अध्यक्षीय कार्यालय में कई सुधारात्मक कदम उठाए गए। विधायिकी कार्यों की गुणवत्ता में गुणात्मक परिवर्तन हुआ। आज 100% प्रश्नों का जवाब उस पीरियड में इस विधानसभा में आया। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी उसमें बड़ा सहयोग और मार्गदर्शन रहा। विधायकों की सुविधाओं का भी यथोचित ख्याल हमने रखा। माननीय विधायकों के लिए ऑनलाइन प्रश्न भेजने तथा जवाब देने के लिए उत्साहित करने के लिए विशेष रूप से हेल्प डेस्क और प्रशिक्षण गाइड की भी व्यवस्था हमने बनाया था। सदन की कार्रवाई को पहली बार यूट्यूब चैनल पर ऑनलाइन टेलीकास्ट किया गया, जिसका उद्घाटन स्वयं आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष महोदय के करकमलों से हुआ था। और इसी माननीय विधायकों के प्रोटोकॉल और सम्मान से संबंधित दिशा निर्देश से संबंधित पत्र विधानसभा अध्यक्ष के निर्देश पर सभी जिलों के डीएम और एसएसपी को भेजा गया था। संविधान की मूल प्रति से पहली बार सदस्यों को उपहार स्वरूप दिया गया था। एक माननीय सदस्य ने भगवान राम को काल्पनिक कहे थे। हमको लगा कि कैसे ये भाषा के ये मानसिकता को बदलें। माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी से जब चर्चा किए, उन्होंने विस्तार से जो बताए कि संविधान की मूल प्रति के चित्रों में 22 भाग है, जिसमें 3 भाग समुद्र, मरुस्थल और पहाड़ है और 19 भाग जिसमें सिंधु घाटी की सभ्यता से लेकर वैदिक काल, मौर्य काल से लेकर मध्यकाल, आधुनिक काल तक के इतिहास की झलक उत्कीर्ण है। भाग 3 जिसमें फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार की बात कही गई है, उसमें भगवान राम, माँ सीता और लक्ष्मण जी का चित्र है। यह संविधान का पाठ है और हमने माननीय सदस्यों को माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी से आग्रह कर करके उसकी एक एक प्रति इनके आगमन पर सदन में उपलब्ध कराया।
उसी संविधान के भाग में भगवान राम, माँ सीता और लक्ष्मण जी के साथ भाग 4 फंडामेंटल ड्यूटी जिसमें जुटा भगवान कृष्ण और अर्जुन का भी चित्र है। उसी में हमारे महात्मा बुद्ध का, हनुमान जी का, तीर्थंकर महावीर जी का, धम्म की सीख देते हुए सम्राट अशोक के उत्तीर्ण चरित्र भी निहित है। संविधान के लगभग हम 7 से 8 भाग पर बिहार के इन महापुरुषों का चित्र है। हमारा बिहार कितना गौरवशाली था, हम कितना आगे थे, हमारा विरासत ठहर क्यों गया, एक बार इस पर विचारने की भी जरूरत है। जिस संविधान निर्माताओं ने, देश के अलग अलग बुद्धिजीवी महापुरुषों ने मिलकर बिहार के इन महापुरुषों को उसमें लाए थे, वह ठहर क्यों गया। ये सभी बिहार से जुड़े लोग थे। सार रूप में तो कहें तो संविधान के 22 भागों में आज लोकसभा अध्यक्ष जी ने बिहार को अवगत कराए और आज उस बिहार की सार्थकता पर एक बार फिर हम कहना चाहेंगे कि आज उस बिहार को गौरवान्वित करने के लिए शताब्दी वर्ष, ठीक कहे संसदीय कार्य मंत्री जी ने इनसे विमर्श करके, बिहार के मुख्यमंत्री जी से विमर्श कर करके शताब्दी वर्ष हमने मनाया, जिसमें हमारे भारत के जो पूर्व में यहाँ राज्यपाल महोदय के पद को सुशोभित किए थे, भारत के तत्कालिक राष्ट्रपति महोदय के द्वारा शताब्दी वर्ष स्मृति स्तंभ का शिलान्यास किया गया और शताब्दी स्मृति स्तंभ का उद्घाटन देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। ये एक ऐतिहासिक क्षण था बिहार के लिए। हमारी विधानसभा के इतिहास में पहली बार भारत के पदेन माननीय राष्ट्रपति और माननीय प्रधानमंत्री का आगमन इस महान सदन के प्रांगण में हुआ था। शताब्दी वर्ष के समापन के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हमारी ऐतिहासिक संविधान और विधायिकी प्रतीकों से सुशोभित शताब्दी स्मृति स्तंभ, जिस पर संविधान के 22 भाग के चित्रण का हमने प्रस्ताव रखा था, जिसका कुछ भाग लगा हुआ है। भवन निर्माण मंत्री जी से भी और उनके सचिव से भी और वर्तमान अध्यक्ष जी ने भी पत्र भेजा है कि वो सारे स्मृति को उसमें चित्रित करें। और इसी मौके पर माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से अतिथिशाला, विधानसभा संग्रहालय सहित डिजिटल लाइब्रेरी सहित ऑडिटोरियम का भी शिलान्यास किया गया। अतिथिशाला का उद्घाटन हो गया और विधानसभा संग्रहालय सहित डिजिटल लाइब्रेरी सहित ऑडिटोरियम, उसकी कल्पना जैसे कल ही एक छज्जा गिरा विधानसभा का, 100 वर्ष से पूरा हो चुका है, ऊपर जा चुके हैं। इस विधानसभा को फिर से कहीं निर्माण की जरूरत पड़ी तो हमारा सदन उसमें चले, ये सारी संभावनाओं को ध्यान में रख करके उस ऑडिटोरियम का निर्माण कराया जा रहा है। और मुझे उसका माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी के ही कर कमलों से उसके मॉडल का शुरुआत और उद्घाटन का एक प्रारंभ इनके ही द्वारा किया गया था। मुझे बताया गया कि आज उस अतिथिशाला में माननीय लोकसभा अध्यक्ष के साथ लोकसभा के कई पदाधिकारी भी उसमें ठहरे हुए हैं। विशेष परिस्थिति में इस ऑडिटोरियम विधानसभा सत्र का संचालन का भी हमको लगता है कि जो स्थिति विधानसभा की है, इसकी ज़रूरत निकट भविष्य में जरूर उपयोग में आएगा। मुझे बेहद खुशी है कि आज आदरणीय प्रेम बाबू द्वारा माननीय विधानसभा अध्यक्ष के रूप में विधायिका के सशक्तिकरण में एक नए अध्याय का सूत्रपात होने जा रहा है। डिजिटल हाउस के परिचालन से विधायी कार्यों की गुणवत्ता, पारदर्शिता, समयबद्धता में गुणात्मक सुधार होगा, जिससे निश्चित रूप से हमारे माननीय विधायिका लाभान्वित भी होंगे, सशक्त भी होंगे। मैं इस पहल के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, माननीय विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार जी के प्रति आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।
साथ ही आशा करता हूं कि माननीय वर्तमान अध्यक्ष जी के नेतृत्व में आने वाले दिनों में बिहार विधानसभा तकनीकी नवाचार लोकतंत्र के सशक्तिकरण में देश का अग्रणी विधायी निकाय बनेगा। लोकसभा अध्यक्ष जी ने कहा था कि विधायिका सिर्फ विधानसभा तक सिमटा न रहे, जन सरोकार से भी जुड़े और सामाजिक नैतिक संकल्प को लेकर के हर जिले के अंदर जो वातावरण हमने बनाया था, आपकी प्रेरणा से आज उप मुख्यमंत्री के नाते और राजस्व भूमि सुधार के रूप में आज भी मैं गांव में बसने वाले अपने श्रमिक, जिसको प्रधानमंत्री ने नया नाम दिया, सृजनकर्ता निर्माता विश्वकर्मा का संतान, उसके बीच में भी वो सामाजिक नैतिक संकल्प और सभी माननीय विधायकों को भी राष्ट्रपति महोदय श्री रामनाथ कोविंद साहब ने ही उस कार्यक्रम में, जिसमें वर्तमान पूर्व विधायक झारखंड सम्मिलित था, उस वहाँ के भी विधायक सब लोगों को संकल्प दिलाया था कि मेरा परिवार नशा मुक्त हो, मेरा परिवार अपराध मुक्त हो, मेरा परिवार बाल श्रमिक मुक्त हो, मेरा परिवार बाल विवाह मुक्त हो, मेरा परिवार दहेज मुक्त हो। आज भी हम लोग सब लोग प्रेरणा और अध्यक्ष जी माननीय प्रेम कुमार जी उस समय हमारे नेता भी थे और इनके घर पर जाके इनके परिवार को भी संकल्प कराए थे और गया में सब लोगों को भी, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय जीतन राम मांझी जी के, अभी प्रदेश के अध्यक्ष हमारे माननीय संजय सरावगी जी के, हर लोगों के घर पर जाकर और सामूहिक रूप से जिला में इस अभियान को हमने चलाया था। तो आपकी प्रेरणा से बिहार विधानसभा के अंदर जो एक सकारात्मक रचनात्मक वातावरण बना है, पुनः आपका आगमन ये विधानसभा को गौरवान्वित करेगा और बिहार अपने सुशासन से समृद्धि के साथ विकसित बिहार की ओर कदम बढ़ाएगा। हृदय से आपका आभार, आप सबों का हृदय से अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार श्री विजय कुमार सिन्हा जी का भी हृदय से आभार। आज जो इस बिहार विधानसभा स्थापना दिवस के अवसर पर व्याख्यान कार्यक्रम चल रहा है और इसमें जो विषय है सशक्त विधायक सशक्त लोकतंत्र, इस विषय पर आपने अपने विचारों को हमारे साथ साझा किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं मंचासीन हमारे माननीय सभापति बिहार विधान परिषद श्री अवधेश नारायण सिंह जी से सादर अनुरोध करना चाहूँगी कि सर आप आए और इस अवसर पर अपने विचारों को हमारे साथ साझा करने की कृपा करें। सशक्त विधायक सशक्त लोकतंत्र, ये है हमारे व्याख्यान कार्यक्रम का मुख्य विषय। आज के इस स्थापना दिवस पर यहाँ विशेष रूप से आए हुए आज के आकर्षण और हम सबके लोकसभा के माननीय अध्यक्ष ओम बिरला जी और बिहार विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार जी, जिन्होंने इसकी व्यवस्था की है, आज इस कार्यक्रम को लागू करने के लिए बहुत विशेष इस पर ध्यान दिया है। हमारे भारत के संसदीय कार्य मंत्री श्री किरेन रिजिजू जी, श्री उपसभापति राज्यसभा के और हमारे यहाँ के श्री हरिवंश जी, विजय कुमार सिन्हा जी जो कि हमारे बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, और विजय कुमार चौधरी जी जो कि बिहार के हमारे संसदीय कार्य मंत्री हैं, और यहाँ पर उपस्थित नरेंद्र नारायण जी जो कि उपाध्यक्ष हैं बिहार विधानसभा के। यहाँ बिहार विधानमंडल के सभी माननीय सदस्यगण, उपस्थित सभी देवियों सज्जनों और इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रिंट मीडिया के सभी बंधुगण, आज जिस विषय पर हम लोग बोलने यहाँ पर आए हैं या इसकी कल्पना कर रहे हैं, सशक्त विधायक और सशक्त लोकतंत्र, इस धरती से
मैं कहूँगा कि सबसे सशक्त विधायक कोई पैदा किया इस धरती ने और इस हमारे विधानसभा विधान परिषद से, तो वो बिहार के भारत रत्न माननीय कर्पूरी ठाकुर जी थे, जिनके सशक्त होने का प्रमाण भारत रत्न के रूप में उनको दे करके और सम्मानित किया गया है। इसी धरती के और इसी विधानसभा विधान परिषद के आए हुए श्री बाबू, जो कि पहले हमारे मुख्यमंत्री थे, और उन्होंने एक विशेष कार्य किया, सशक्त किया न केवल विधायिका को बल्कि बिहार के पूरी जनता को, और जमींदारी ओरिजिनल का श्रेय भी उनको जाता है। अनुग्रह बाबू थे जो कि वित्त मंत्री थे और वो सशक्त हुए इसी ये से आज हमारे बीच में हमारे संसदीय कार्य मंत्री हमारे बिहार के विजय बाबू यहाँ बैठे हुए हैं। और इनको किसी विषय पर कहिए, इतना अध्ययन है कि सब कुछ इतिहास भूगोल बताते हैं और काफ़ी सशक्त करने की दिशा में आते हैं। तो वही आज हम लोग यहाँ पर एक होने के लिए आए हैं कि इस आज के दिन हम लोग संकल्पित होकर जाएं कि ये विधानसभा विधान परिषद को और विधायिका को हम सशक्त करेंगे। ये हम लोग की ये है। और सबसे गौरव की बात है, सबसे गौरव की बात बिहार के लिए है कि यहीं से 35 किलोमीटर की दूरी पर वैशाली है जो लोकतंत्र की जननी है। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हम जहाँ कहीं भी जाते हैं तो उदाहरण देते हैं कि बिहार से लोकतंत्र की शुरुआत हुई और लोकतंत्र मजबूत हुआ। जब कभी भी लोकतंत्र पर किसी ऐसे लोगों के द्वारा इस पर खतरा मंडराया तो बिहार की जनता खड़ी हो गई और ये विधान पार्षद और विधान परिषद के और लोकसभा और विधानसभा के माननीय सदस्यगण सभी एकत्र होकर उसको सामना करते हैं। तो ये बात आती है कि ये सशक्त हैं, तभी को जनता इनके पीछे खड़ी होती है और जनता इनका विश्वास जीतती है। हम लोग एक चीज़ सशक्त लोकतंत्र के लिए लोकतांत्रिक कार्यों के लिए प्रति विधायकों को जवाबदेह होना, शासन में पारदर्शिता, न्याय के साथ विकास और नीति निर्माण में नागरिकों की भागीदारी आवश्यक है, जिसका झंडा परचम लहराया है हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने। न्याय के साथ विकास और सबका विश्वास लेकर चल रहा है और इसी धारा पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी इसको लेकर के चल रहे हैं और सबके सामने एक आज अपने देश में ही नहीं बल्कि पूरे विदेशों में भी पूरी दुनिया में भारत का परचम लहरा रहा है इन्हीं कारणों से कि आज ये सशक्त हुआ है, हमारा लोकतंत्र सशक्त हुआ है, हमारे विधायक सशक्त हुए हैं और जनता के बीच में इनका विश्वास प्राप्त हुआ है। और जहाँ कहीं पर भी कुछ होती है, गड़बड़ी होती है, कुछ इस तरह की बात होती है जो कि असामाजिक तत्वों के द्वारा फैलाया जाता है, उस पर सभी हमारे लोकतंत्र के जो प्रहरी हैं और लोकतंत्र में विधायक हैं, यहाँ पर विधायक विधायिका से जो लोग भी हैं खड़े हो जाते हैं और इसको देते हैं, ये समर्थ बनाते हैं इसको लोकतंत्र को। एक चीज़ अभी देखने को आया है, थोड़ा सा लोकतंत्र में हमको लगता है कि जब हाउस चलता है तो उस चलने हाउस में चाहे लोकसभा हो या विधानसभाएं हैं इस देश की, उसमें समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए, समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए और हल्ला गुल्ला इसका किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। इसलिए जो भी समय मिलता है हम लोगों को विधानसभा में और विधान परिषद में उसका उपयोग करना चाहिए इसको सशक्त बनाने के लिए। तो जनता, हमारी जनता का विश्वास बढ़ेगा कि जो लोग हमारे गए हुए हैं विधानसभा और विधान परिषद में, वो हमारी बातों को रखते हैं और बड़ी ही दृढ़ता से रखते हैं और उसका समाधान भी होता है और हल्ला गुल्ला हो जाने से समाधान नहीं निकल सकता है। तो आज के इस स्थापना दिवस पर हमको संकल्पित होकर जाना है कि हम विधानसभाओं में और विधान परिषद में जो भी सदस्य हैं वो उस समय का सदुपयोग करेंगे
आज ये इलेक्ट्रॉनिक्स का युग है, सारी जनता देख रही है कि आप क्या कर रहे हैं, और जो कोई हला गुला करता है उसके प्रति उनकी धारणा बहुत अच्छी नहीं रहती है। इसलिए आज हम लोग इसके लिए एक संकल्पित स्थापना दिवस पर संकल्पित होकर जाए कि जितना दिन तक हाउस चले उतना दिन तक समस्याओं को समाधान के लिए हम प्रयास करें और उसका निदान निकालें। तब लगेगा कि प्रधान ये जो है हमारा जो सदन है, हमारे विधायक हैं, वो प्रयास कर रहे हैं कि उन्नति हो, अपने प्रदेश की उन्नति हो, प्रदेश की जनता का विश्वास प्राप्त करें। और यही कारण है, मुझे पता नहीं कहना चाहिए कि नहीं, यही कारण है कि आज किसी खास पार्टी को, किसी खास दल को प्रचंड बहुमत मिला। प्रचंड बहुमत मिला इसलिए कि विश्वास जगा, जनता में एक विश्वास जगा कि ये जो सरकार बनेगी या सरकार जो बनी है वह हमारी भलाई कर सकती है और हमें आगे बढ़ा सकती है, हमारी समस्याओं का समाधान कर सकती है। इसलिए आज मेरा इस मंच के आग्रह है कि आप इस पर ध्यान दें ज़रूर। हम लोग बराबर अपने ये कहते रहते हैं अपने सदन में भी, और कोई छोटी बात भी घटना घटती है तो उसका संज्ञान लेते हैं, हम लोग इसमें करते हैं। तो इसलिए आज हमारे प्रेम कुमार जी ने जो ये किया है, और हमारे जो कि आदर्श हैं, हमारे बिरला जी और रिजू जी और हरिवंश जी, जो कि हमारे इस लोकतंत्र में एक आदर्श के रूप में स्थापित हैं, जिनको हम यहाँ फॉलो करते हैं, आज यहाँ पर बैठे हुए हैं उनको हम सुनने के लिए। वैसे भी हम लोग का अध्यक्ष और सभापति का काम है ज़्यादा सुनना बोलना कम, तो इसलिए मैं ज़्यादा बातों को नहीं बढ़ाते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ धन्यवाद के साथ कि ये इन लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया है। प्रेम कुमार जी ने कुछ दो शब्द बोलने का मौका मिला, चुप रहने के कारण में आज बोलने का मौका मिला है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद श्री अवधेश नारायण सिंह जी का, माननीय सभापति बिहार विधान परिषद, इस खास मौके पर हम सभी को संबोधित करने के लिए। और आज इस मंच पर एक ऐसे व्यक्तित्व से हम संबोधन हेतु उन्हें अनुग्रह करना चाहेंगे। श्री हरिवंश जी भारतीय राजनीति एवं पत्रकारिता की जगत में एक सम्मानित और प्रेरणादायी हस्ती हैं, जिन्होंने अपनी सादगी, ईमानदारी और विचारशीलता से एक अलग पहचान बनाई है। श्री हरिवंश जी माननीय उपसभापति राज्यसभा। लोकसभा के माननीय अध्यक्ष आदरणीय श्री ओम बिरला जी, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री माननीय श्री किरण रिजिजू जी, बिहार विधानसभा के माननीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार जी, बिहार विधान परिषद के माननीय सभापति श्री अवधेश नारायण सिंह जी, बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा जी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष भी, बिहार सरकार के माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष बिहार विधानसभा के माननीय उपाध्यक्ष श्री नरेंद्र नारायण यादव जी, बिहार सरकार के सभी माननीय मंत्रीगण, बिहार विधानसभा के चुने गए सभी माननीय सदस्यगण, नए चुने गए, बिहार विधान परिषद के माननीय पार्षदगण, बिहार विधानमंडल के दोनों सचिवालयों के अधिकारीगण, सम्मानित अतिथिगण और मीडिया के हमारे भाइयों, हमारा नमस्कार। इस बिहार विधानसभा के गरिमामय ऐतिहासिक भवन के प्रेरणास्पद अतीत और इतिहास के बारे में बहुत सुंदर ढंग से माननीय विजय जी ने हमें बताया। और इतिहासकारों का मत है कि इतिहास हमेशा भविष्य बनाने की ताकत देता है, इसलिए उसको हमेशा हम याद रखें। मैं सबसे पहले विधानसभा के निर्वाचित नए सदस्यों को हार्दिक बधाई देना चाहूंगा और भावी सफल कार्यकाल के लिए भी शुभकामनाएं। मैं बिहार विधानसभा के माननीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार जी का विनम्र आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम में, ऐतिहासिक कार्यक्रम में मुझे यहां उपस्थित होने का मौका दिया। आज उनके नेतृत्व में डिजिटल हाउस का शुभारंभ हुआ। यह बढ़ते बिहार और बढ़ते भारत की झलक है।
पिछले 2 दशकों से मैं यहाँ बैठे हुए सोच रहा था कि किस तरह बिहार ने कहाँ प्रगति की है, तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार ने पूरी दुनिया और देश में एक नई प्रतिबिंब और पहचान बनाई, नई करवट ली। न्याय के साथ विकास, समावेशी विकास, और इसका ज्वलंत प्रमाण अभी हमने देखा विधानसभा का आपके पहला बजट चुनाव के बाद। 2005 में बिहार का कुल बजट महज 29,000 करोड़ के लगभग था। आज 2026-27 में बिहार के बजट का आकार 10 गुना बढ़कर 3.47 लाख करोड़ है। ये उल्लेखनीय पहलू है। और इस बजट का सबसे रिमार्केबल एस्पेक्ट एक और है कि 35% इसमें राजस्व खर्च का प्रावधान है और लगभग 65% पूंजीगत खर्च, यानी रेवेन्यू से अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर 2 गुना खर्च। 5 नए एक्सप्रेसवे बनाने की योजना है, बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, महिलाओं वंचितों की उद्यमिता को प्रोत्साहित करना। बिहार का लक्ष्य 14% ग्रोथ रेट हासिल करना। इस तरह आज बिहार देश का बहुत अग्रणी और विकसित राज्य बनने की ओर है। माननीय अध्यक्ष लोकसभा श्री ओम बिरला जी की अभिनंदनीय उपस्थिति यहां है। आज कैसे गौरवशाली अपने अतीत और परंपराओं और इतिहास के साथ बिहार नवीनतम टेक्नोलॉजी को अपना रहा है। माननीय सभापति राज्यसभा और लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी के नेतृत्व में संसद में बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजी को अपनाया गया। सारी पुराने रिकॉर्डों को डिजिटाइज किया जा रहा है और बिहार की विधानसभा की, विधानमंडल की लाइब्रेरी तो अद्भुत रूप से संपन्न है। नया मेटा डेटा विकसित किया जा रहा है जिससे सूचनाओं को बहुत आसानी से खोज सकें आप। एआई के इस दौर में एक इफेक्टिव विधायक, सशक्त विधायक आप कैसे बन सकते हैं, उसके लिए जितनी सुविधाएं नई तकनीक आपको देती है, शायद पहले के लोगों को यह अवसर उपलब्ध नहीं था। सदन की कार्यवाही को पेपरलेस बनाने, सदन की कार्य प्रणाली को ऑनलाइन करने, हमारी विधायी संस्थाएं चाहे संसद हो या विधानमंडल प्रमाणिक सरकारी दस्तावेजों की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण रिपोजिटरी हैं। आम बजट या आर्थिक सर्वे जैसे सरकार के महत्वपूर्ण दस्तावेजों को ऑनलाइन में प्रस्तुत किया जा रहा है जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए डिजिटल संस्करण संरक्षित रहे। हाल में लखनऊ में आयोजित AIPOC ऑल इंडिया प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस में विधायी संस्थाओं की सक्षमता को मापने के लिए मानक नेशनल लेजिस्लेटिव इंडेक्स तैयार करने पर सहमति बनी। यह बड़ा रिमार्केबल कदम है। कैसे हमारे नागरिक, लोकतंत्र में जनता हमारी विधायी निकायों की कार्यप्रणाली और कार्यक्षमता को जांचने परखने का काम कर सकती है। एक नया मानक होगा कि लोग अपने विधायकों, सांसदों को कैसे आंक सकते हैं। जनता और उनकी चुनी हुई विधायिका के बीच संपर्क को सुगम बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग बहुत ही आवश्यक है और डिजिटल टेक्नोलॉजी के उपयोग के माध्यम से माननीय सदस्य अपनी क्षमताओं का लगातार विकास कर सकते हैं और बड़े समृद्ध ढंग से अपने कामकाज का निष्पादन कर सकते हैं। सदस्य अपने अपने क्षेत्र में चल रहे विकास कामों की नियमित निगरानी भी इस टेक्नोलॉजी से कर सकते हैं। सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए जिला और राज्य स्तर पर डैशबोर्ड विकसित किए जा रहे हैं या करवा सकते हैं। सदन की चर्चाओं में प्रभावी भागीदारी के लिए अब उन्हें बहुत शोध सामग्री कराने के बजाय इन इंस्ट्रूमेंट से, इन नए टेक्नोलॉजी AI के माध्यम से बहुत प्रभावी ढंग से काम कर सकते हैं। और बिहार तो इस नए टेक्नोलॉजी के युग में मूल्यों की विरासत सबसे महत्वपूर्ण है। यह भगवान बुद्ध और भगवान महावीर की मिट्टी है। नवचिंतन की उर्वर भूमि, क्रांतिकारी लोकतंत्र की भूमि, स्वाधीन भारत के लोकतांत्रिक संस्कारों को बनाने और संविधान को गढ़ने में बिहार के नेताओं, मनीषी नेताओं का वंदनीय योगदान रहा है। भारत की संविधान सभा के दोनों अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार से चुने गए थे। इसके अलावा बाबू जगजीवन राम, जयपाल सिंह मुंडा, अमियो कुमार बोस, KT शाह, अनुग्रह नारायण सिन्हा जी, सत्यनारायण सिन्हा जी, श्री कृष्ण सिन्हा जी जैसे महान राजनेताओं ने संविधान के निर्माण में महती योगदान दिया। और आज़ादी के बाद लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने राष्ट्रीय जीवन में लोकतांत्रिक मर्यादाओं को स्थापित करने के लिए युवाओं की संपूर्ण क्रांति का आह्वान इसी धरती, इसी पटना से किया, जिसमें बिहार का पार्टिसिपेशन उल्लेखनीय रहा। मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश जी
प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी उसी संपूर्ण क्रांति के सुचितापूर्ण राजनीति के आदर्शों के प्रतिनिधि हैं। बिहार ने जननायक कर्पूरी ठाकुर जैसे मनस्वी को मुख्यमंत्री दिया। जब संविधान बन गया, कहां से आप सशक्त विधायक बन सकते हैं और विधानसभा कैसे सशक्त हो सकती है? तो मैं याद करना चाहूंगा कि राजेंद्र बाबू ने संविधान बनने के बाद क्या कहा। अब मैं उनको कोट करता हूं, इफ द पीपुल हु आर इलेक्टेड आर कैपेबल एंड मेन ऑफ कैरेक्टर इंटीग्रिटी, यानी चुने गए लोग और कैरेक्टर के होंगे, इंटीग्रिटी के होंगे, तो डिफेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन भी होगा तो उसको सर्वश्रेष्ठ बना देंगे। अगर कॉन्स्टिट्यूशन कहीं किसी चीज पर अगर कमजोर भी दिखाई दिया तो इस चरित्र के लोग संविधान को सर्वश्रेष्ठ बनाएंगे, विधायिका को सर्वश्रेष्ठ बनाएंगे। वो कहते हैं आगे राजेंद्र बाबू, आफ्टर ऑल ए कॉन्स्टिट्यूशन लाइक ए मशीन इज लाइफलेस थिंग, इट एक्वायर्स लाइफ बिकॉज ऑफ मेन हु कंट्रोल इट एंड ऑपरेट इट, एंड इंडिया नीड्स टुडे नथिंग मोर देन ए सेट ऑफ ऑनेस्ट मैन हु विल हैव द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री बिफोर देम। आज भारत को ऐसे लोगों की जरूरत है, ईमानदार लोगों की, प्रतिबद्ध लोगों की, जो देश के प्रति समर्पित हो। ऐसे लोग इस संविधान के सपने को साकार करेंगे। उनके कहने का अर्थ था कि संविधान तो एक निर्जीव मशीन जैसा है, यह उन लोगों के कारण जीवंत बनता है जिन पर इसका दायित्व होता है। तो यह दायित्व आपके ऊपर है। और संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने भी यही बात कही थी, जिसका मैं लंबा कोट करूं तो समय लगेगा, लेकिन आशय था कि जिस दिन लोग निजी हित या पार्टी का हित देश के हित से ऊपर रख देंगे तो फिर देश गुलाम होगा और शायद हमेशा के लिए अपनी आजादी खो दे। यह डॉक्टर आम्बेडकर साहब की चेतावनी या हम सब के लिए एक सबक था। मैं कुछ चीजें आपसे शेयर करना चाहूंगा। इसी महान बिहार से आदरणीय नीतीश कुमार जी के सौजन्य से राज्यसभा का सदस्य बना 2014 में दिल्ली गया, पुराने संसद भवन को देखा जो आज संविधान सदन है। उसमें अनेक जगहों पर प्राचीन ग्रंथों से हमारे लोक प्रशासन के आदर्श वाक्य और उक्ति उकेरे हुए हैं। बहुत ध्यान से मैं पढ़ता था, उसकी एक बुकलेट भी प्रकाशित है, और विचार करता था कि स्वाधीनता आंदोलन के जिन मनीषियों ने इस विधायी संस्था का गठन किया, इसकी कल्पना की, इसको इफेक्टिव बनाने का सपना देखा, जिसके आज हम सदस्य हैं, उन्होंने इन्हीं प्राचीन हमारे आदर्शों को ध्यान में रखकर लोकतंत्र की रचना की। मैं आपको बताऊं, इतने बड़े देश के 308 चुने हुए सदस्य 2 साल 11 महीने 18 दिन तक 11 सत्रों में वो बैठे। 395 अनुच्छेदों और 8 अनुसूचियों के संसार के सबसे बड़े संविधान में 2473 संशोधन भी आए। उन पर विस्तृत चर्चा हुई, लेकिन पूरी अवधि में यानी 2 साल 11 महीने 18 दिन में जब ये बैठक हुई, जिसमें अलग अलग पृष्ठभूमि, अलग अलग वेशभूषा, अलग अलग भाषाओं के लोग थे और भारत हजारों वर्ष एक बनने जा रहा था, तब पूरी अवधि में एक व्यवधान नहीं हुआ। इसलिए सशक्त विधायिका का अंग बनना है तो व्यवधान से हम नहीं बन सकती। ये पहली सबक हमारे मनीषियों ने दी। राजेंद्र बाबू ने खुद अपने भाषण में सभी सदस्यों का अभिनंदन किया कि किसी भी संशोधन पर मत विभाजन की भी नौबत नहीं आई। ये आधुनिक भारत इस संविधान से निकला। आज विधायी सदनों में भावों में कुंठा और भाषा में कटुता में देखता हूं। विगत सप्ताह संसद में जो कुछ घटा वो न केवल लोकतांत्रिक इतिहास में अभूतपूर्व है। आप सोचिए कि जिस विषय को आपने चर्चा के लिए रखा, सशक्त विधायक, सशक्त लोकतंत्र, वहां उस वक्त क्या कहा जाता था और हमारे लोकतंत्र को मजबूत करने में पंडित जवाहरलाल जी की बड़ी भूमिका रही है। उन्होंने क्या कहा? कहा कि अगर संसद के लोग, या उनका आशय था कि विधायी मंडलों के जो सदस्य होते हैं वो अगर स्वानुशासन से काम नहीं करेंगे तो क्या देश की लोकतंत्र की स्थिति होगी। मैं उनको कोट कर रहा हूं। 56 में उन्होंने कहा, पार्लियामेंट डज सेट सम काइंड ऑफ एन एग्जाम्पल टू द रेस्ट ऑफ कंट्री। हम देश के लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए मर्यादा और आदर्श वहां से स्थापित करते हैं, मानक बनाते हैं। एज वी बिहेव हियर विथ ईच अदर टुवर्ड्स आवर वर्क टुवर्ड्स द जनरल पब्लिक, टू सम एक्सटेंट अदर्स विल बिहेव एल्सवेयर। हम यहाँ जैसा कामकाज करते हैं, एक दूसरे के प्रति आचरण करते हैं, वही नीचे भी लोग अपनाएंगे। वेदर इन द स्टेट लेजिस्लेचर, चाहे राज्यों की विधायी संस्थाएं हों या सेल्फ गवर्नेंस यानी पंचायत या अदर इस तरह की चीजें हों देश में,
जो बढ़ रही हैं, जिनको हमें बढ़ाना है, लोकतांत्रिक मूल्य स्थापित करना है, वो यहीं से सीखेंगे। अगर यहीं से फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी हम गलत डालेंगे तो पंचायतों में क्या असर होगा, गांव में क्या असर होगा, थोड़ा लंबा कोट है लेकिन जरूर उसको आप ध्यान में रखिएगा। सशक्त विधायक बनने के लिए, इतिहास पर अपनी छाप छोड़ने के लिए, देयरफॉर ऑन ऑल ऑफ अस रेस्ट दिस ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट ओनली टू बिहेव एज वी शुड बिहेव। इसलिए हम कैसे व्यवहार करें, किन मर्यादाओं का पालन करें, ये हम सब में से एक का दायित्व है। बट टू रिमेंबर ऑलवेज दैट ए मिलियन आइज आर अपॉन अस, हम हमेशा याद रखें कि करोड़ों करोड़ निगाहें हमारे ऊपर लगी हुई है। एंड वी मे डू something that brings the slightest discredit on parliament or set a wrong line before this। अगर छोटी भी गलती कर गए तो क्या असर होगा, ये पंडित जी का कोट है। यानी आज जो हम आचरण करते हैं वो कैसे नीचे पंचायतों तक जाता है। अगर हम अनुकरणीय बने तो पंचायतों तक का नेतृत्व कैसे बेहतर होगा और देश का भविष्य कैसे बेहतर होगा, ये दायित्व तो हमारा है। हमारे यहाँ महाभारत में बहुत पहले कहा गया है, महाजनो येन गता सो पंथा, समाज में जो लोग आते हैं उनका कैसे अनुकरण करते हैं। अब ये पंक्ति हमारे सामने, और मैं यह बात उस धरती से कह रहा हूं जिसने किस तरह की संसदीय मर्यादाएं बनाई बिहार। वो मैं दो घटनाएं आपको बताना चाहूंगा। पहली, यह लिखा किसने है, श्री एस.के. मुखर्जी, ये चीफ सेक्रेटरी रहे, इनके परिवार के कोई सदस्य या पिताजी ही शायद बिहार विधानमंडल के तब के उसमें ये सदस्य भी होते थे। आदरणीय चौधरी जी को ज़्यादा इसमें याद होगा। उन्होंने लिखा कैसे बिहार देश को रास्ता दिखाता रहा इसे, और क्या मर्यादा होनी चाहिए हमारे विधायकों की या संसदीय काम में लोगों की लगे लोगों की, उसके वो बता रहे हैं। उन्होंने कहा, एस.के. मुखर्जी ने लिखा है कि देश को आज़ाद हुए कुछ ही माह हुए थे। बिहार विधानसभा के दामोदर घाटी परियोजना पर विरोध हो रहा था बिहार विधानसभा में कि इससे बिहार के गांव डूब जाएंगे और सिंचाई के लिए पानी बंगाल को मिलेगा, बिहार को बिजली का एक हिस्सा ही मिलेगा। वास्तव में ये अपरिहार्य तथ्य थे। वो कह रहे कि ये सही था। मुखर्जी साहब ने कहा कि हो रहा था। उत्तर सिंचाई मंत्री श्री रामचरित्र सिंह जी को देना था, लेकिन स्वयं प्रधानमंत्री यानी तब